दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंग आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट की क्वेश्चंस के बारे में। हम लोग आज इस क्लास में बात करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे सीडीपी के बारे में, यानी कि बाल विकास के बारे में। बाल विकास क्या होता है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो पूछा जाता है सीटेट में। खास करके हम लोग बात करने वाले हैं जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है सीटेट का, उसमें। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, उसको कैसे तर्क किया जाता है, कैसे हम लोग इसको देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस वहां पर बनाया जाता है, वहां पर हम लोग आज देख लेते हैं इसके बारे में। 30 नंबर से यहाँ पर पूछा जाता है सीडीपी जो होता है, उस एग्जाम में 30 नंबर का पूछा जाता है। तो हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले क्या है, यहाँ बात करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है, इसको पूछा जा रहा है। समावेशी होता क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि समावेशी होता क्या है। हम सभी जानते हैं कि समावेशी शिक्षा वैसी शिक्षा होती है जिसमें क्या होता है कि सभी छात्र को एक समान रूप से देखा जाता है, उसको टीचर के द्वारा एक समान रूप से देखा जाना चाहिए और उसको एक समान शिक्षा देना चाहिए। कोई गरीब हो या कोई अमीर हो या कोई विकलांग हो, तो उसको क्या है कि अलग अलग भेदभाव या जाति धर्म के अनुसार नहीं देखना चाहिए, उसे समान रूप से शिक्षा देना चाहिए। उसी के बारे में से बोला गया है कि समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है। तो फर्स्ट जो यहाँ पर दिया गया है, बोला गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में। क्या बोला गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल, यहाँ पे बोला केवल सरकारी वर्ग के विद्यालय में ही उपलब्ध करवाया जाए। क्या बोला गया इसमें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में ही उपलब्ध कराया जाए। ये गलत है। क्या बोला गया, आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर हो, उसको केवल क्या हो, आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में ही होना चाहिए। ये गलत है। समावेशी शिक्षा में ऐसा नहीं कहा गया। समावेशी शिक्षा में कहीं भी प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी जगह उसको समान शिक्षा मिलनी चाहिए या समान अधिकार मिलना चाहिए। फिर बोला गया है कि दिव्यांग छात्रों को, क्या बोला गया, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विद्यालय में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया कि दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विद्यालय में ही शिक्षा देना चाहिए। ऐसा नहीं है, दिव्यांग छात्र है तो उसे हम लोग क्या करेंगे कि एक समान रूप से देखेंगे। अगर दिव्यांग है तो उसको क्या है कि जैसा वहां पर सभी छात्र को हम देख रहे हैं उस तरीका से उसको भी देखेंगे। तो ये भी क्या हमारा है, गलत है। जिस तरीका से ये हमारा क्या है, इसके अनुकूल गलत है, तो ये भी गलत हो जा रहा है। अब क्या है, यहाँ बोलता है कि योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। क्या बोला गया, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाया जाए। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या बोला गया है कि योग्यताओं से परे होकर, क्या बोला गया है कि योग्यताएं से, कोई होता है क्या होता है, बहुत तेज होता है, कोई कमजोर होता है, कोई छात्र थोड़ा सा जो होता है क्या होता है, मंदबुद्धि होता है। तो हम लोग इससे क्या होकर दूर हट करके, एक शिक्षक को यही होता है एज ए टीचर कि यहाँ पर क्या है कि योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। तो ये क्या होता है हमारा, यहाँ पर अभी तक ये सही है। ये क्या है, अभी तक सही है। नीचे एक और ऑप्शन बचा हुआ, उसको देख लेते हैं क्या वो भी सही है या फिर यही सही होगा। यहाँ बोला कि सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी भाषा का पढ़ाई किया जाना चाहिए। ये भी गलत है, क्योंकि इसे बोला गया कि सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी भाषा का पढ़ाई करवाना चाहिए। ये क्या है, गलत है। सरकारी विद्यालय में या फिर प्राइवेट विद्यालय है, सभी में सही भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, उसमें सही भाषा का पढ़ाई किया जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जैसे कि सभी प्रकार का छात्र होता है, तो उसको हम लोग समावेशी शिक्षा के लिए सभी भाषा को यूज करेंगे, तभी उसका क्या होगा, विकास होगा। तो इसका क्या है, सी नंबर जो ऑप्शन है कि योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरीका से कुछ क्वेश्चन बनता है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को कि क्या कहा जाता है और कैसे इसमें क्वेश्चन बनाया जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन के रूपरेखा को देख चुके हैं, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बालक का विकास प्रारंभ होता है। बोला गया है कि बालक का विकास प्रारंभ कब होता है, सो पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि गर्भावस्था में, क्या दिया गया है, गर्भावस्था से, जन्म से, गर्भावस्था से पूर्व। यहाँ पर क्या होगा कि इसमें पूर्व छूट गया है, इसमें क्या है, गर्भावस्था से पूर्व और जन्म से पूर्व। इसमें बोला गया है सबसे पहले क्या है, गर्भावस्था, जन्म से, गर्भावस्था से पूर्व, जन्म से पूर्व। इसमें क्या है कि लगभग सभी कुछ इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा ध्यान देना है। बालक का विकास कब प्रारंभ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से। क्या होता है कि बालक का विकास हमेशा गर्भावस्था से ही होने लगता है, ठीक ना। जो भी हमारा मान लीजिए बालक होता है, यानी कि जो भी बच्चा
जिस समय माँ की पेट में होता है उसी समय से क्या होता है कि उसका जो है यानी कि डेवलपमेंट जो होने लगता है उसी समय से, जिसमें वो गर्भ में रहता है तो उसी समय उसका क्या होता है, विकास होता है। जन्म से पहले, जन्म से क्या बोला गया है कि जन्म से, यानी जिस समय जन्म लेता है उस समय से तो नहीं, उस समय से नहीं, क्योंकि गर्भ से ही ले लेता है तो ये भी गलत है हमारा। और गर्भावस्था से पूर्व, गर्भावस्था से पूर्व यानी क्या, जिस समय बच्चा कोई अस्तित्व में रहेगा तो क्या उसका विकास होगा, इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर जिस समय उसका, मान लीजिए कि गर्भावस्था से पूर्व बोला गया है तो उस समय तो उसका अस्तित्व ही नहीं होगा, उनका क्या है कि कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, विकास क्या होगा। उसके बाद क्या है कि जन्म से पूर्व बोला गया है, और उसका क्या, जन्म से पूर्व यानी कि गर्भावस्था से मिलती जुलती बात बोला गया है। तो यहाँ पर जब क्लियर है गर्भावस्था से, तो जन्म के पूर्व बात तो क्यों हम माने, यहाँ पर तो सटीक ये है, तो सटीक हमारा आंसर यही हो जाएगा, गर्भावस्था से क्या होगा, गर्भावस्था से ही उसका बालक का विकास होते रहता है। ठीक है ना, चलिए इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को प्राथमिक समाजीकरण की निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। बोला गया है कि बालक का जो प्राथमिक समाजीकरण होता है उसमें कौन सी संस्था जिम्मेदार है। यहाँ ऑप्शन दी गई है धर्म, विद्यालय, परिवार, समुदाय एवं समाज। तो इसमें हम लोग क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए, पहले क्या देगा धर्म। धर्म, बालक के प्राथमिक समाजीकरण में धर्म को नहीं हम लोग जोड़ सकते हैं, क्योंकि धर्म तब समझता है बालक जब उसका मानसिक विकास हो पाता है। तो यहाँ पर क्या है, बोला गया है कि बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण यानी कि वैसे बच्चा जो क्या है, बाल बच्चा जो क्या है कि यहाँ पर जन्म से लेकर के 7 वर्ष तक हम लोग मान सकते हैं, वैसी बच्चा है जो यहाँ पर क्या है, जिसको धर्म के बारे में भी कोई यहाँ पर माइंड विकसित नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि धर्म को हम लोग नहीं लेंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। उसको बोला गया विद्यालय। विद्यालय में भी क्या है, विद्यालय बच्चा जब तब जाता है जो क्या होता है, उसका विकास थोड़ा सा हो जाता है, और विद्यालय भी उसको क्या है, दूसरे को भेजता है। विद्यालय में क्या होता है, बच्चा दूसरे को भेजता है और धर्म के बारे में भी कोई दूसरे को बताता है। तो यहाँ पर क्या है, विद्यालय भी हमारा गलत है। परिवार, यहाँ पर बोला गया परिवार। परिवार एक ऐसा संस्था है, परिवार एक ऐसा जगह है जहाँ पर क्या होता है, बच्चा का प्राथमिक समाजीकरण होता है। क्या है, प्राथमिक समाजीकरण होता है। ये क्या हमारा है, सही हो जाएगा, इसका आंसर यही होगा, परिवार। नीचे एक और दिया गया है कि समुदाय या समाज। समुदाय या समाज, बच्चा सबसे पहले क्या होता है, परिवार में ही आता है, और उसका प्राथमिक विकास क्या होता है कि परिवार में ही होता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ उसका विकास होता है, क्या होता है, समुदाय में आता है या फिर समाज में आता है, तो क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार ही। तो ये इसका बच्चों का क्या होता है, प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है, सबसे पहले परिवार में होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। बोला गया है जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें कौन सा कथन प्रस्तावित है, तो बोला गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है कि विद्यालय में बच्चों को अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में सिखाना और बोलना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें क्या बोला गया है कि विद्यालय में क्या होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा को प्रथम यानी कि यहाँ पर प्रथम भाषा के रूप में बोलना और सीखना क्या बोला गया है कि प्रोत्साहित करना चाहिए। ये क्या है, गलत है। यहाँ पर जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है इसमें ऐसा नहीं बोला गया, ये गलत है। बालक को हमेशा विकास के लिए बहुभाषी होना या फिर शिक्षक को हमेशा बालक के विकास के लिए बहुभाषी होना बहुत जरूरी होता है। वह मातृभाषा को भी जानना चाहिए, उसको टीचर अगर है वहां पर तो टीचर क्या है कि मातृभाषा को भी जानना चाहिए, और जो यहाँ पर अलग जो हिंदी है, इंग्लिश है, इस तरीके के सभी लैंग्वेज को जानना चाहिए। तो मातृभाषा को यहाँ विशेष रखना चाहिए। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि प्रथम भाषा को अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश के बारे में बोला गया। हो सकता है कि वहाँ का लैंग्वेज जो है इंग्लिश ना हो, मातृभाषा इंग्लिश ना हो, वहाँ के जो छात्र है अलग तरीका समझते होंगे, दूसरा समझते होंगे। तो सभी तरीका के टीचर को एक क्या होना चाहिए कि लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर ये क्या है, गलत है। 2020 में ऐसा नहीं बोला गया था। उसमें क्या है कि अपने मातृभाषा को शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। ये क्या है, मातृभाषा अगर जानता है, बोला गया है कि मातृभाषा में अगर आप शिक्षित है तो आपका क्या है, शैक्षिक और शिक्षित में क्या है, प्रौद्योगिकी की उन्नति में बाधक है।
ये क्या है, बाधक है। ये क्या बोला गया, बाधक नहीं होता। जब मातृभाषा हम जानते हैं तो ये क्या है, हमारा शैक्षिक होने में बाधक नहीं है। लेकिन यहाँ बोला गया है तो ये भी क्या हमारा गलत है। उसके बाद क्या है कि द्रविड़ीय भाषा के उपागम विद्यार्थियों में उलझन करता है और सीखने में बाधा करता है। ये भी क्या है, गलत है। क्या है, भाषा को अगर यहाँ पर क्या है, भाषा अगर जानता है, एक या अधिक भाषा जब लोग जानते हैं तो क्या होता है कि वहां पर विद्यार्थी में क्या होता है, उलझन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, बाधा डालता है। वो शैक्षिक के बारे में बात कर रहा है कि उसको उपागम में, उपागम मतलब क्या होता है कि उसको शिक्षा ग्रहण करने में, पढ़ने लिखने में, बोला गया है पर कि शिक्षा ग्रहण करने में विद्यार्थी क्या होता है, उलझन करता है और सीखने में बाधा डालता है। क्या है, गलत है। ऐसा 2020 शिक्षा नीति में नहीं बोला गया है। फिर बोला गया कि बाल विद्यार्थी के लिए बहुभाषी होने के लिए उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। यहाँ बोला गया कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। ये क्या है, सही है। ये आंसर हमारा सही है, क्योंकि बालक को शिक्षा देने के लिए क्या होता है, एक टीचर को, जब भी एक टीचर यहाँ पर क्या होगा कि बहुभाषी होगा या फिर बच्चा अगर बहुभाषी है तो वहां पर क्या होगा कि उपागम अच्छा से हो पाएगा। एक टीचर अगर बहुभाषी है तो अच्छा से वो जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां पर क्या होगा कि टीचर समझा सकते हैं। या फिर जैसे कि मान लीजिए कि किसी इसके अनुकूल यहाँ पर अगर टीचर बहुभाषी है, मान लीजिए कि अगर दूसरी जगह जाते हैं वहां पर भाषा क्या होता है कि हिंदी नहीं होता, अंग्रेजी होता है, तो अंग्रेजी में समझा सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि इंग्लिश में समझते हैं तो हिंदी में समझेंगे, या फिर वहाँ का जो मातृभाषा होंगे उसमें समझाएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में बोला गया है। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक बालक लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करता है। उसका है कि उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होता है, और यह कमजोरी किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है। बोला गया है कि एक क्या है, बालक है। यहाँ बोला गया है कि एक बालक है, क्या है, एक विद्यार्थी है जो क्या करता है, लिखाई में उसको क्या होता है, निरंतर कठिनाई होता है। क्या होता है, लिखाई में उसको लिखने में हमेशा क्या होता है, कठिनाई होता है। बोला गया है उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में क्या होता है कि चुनौती का सामना करना पड़ता है। फिर बोला है कि यहाँ पर इस कमजोरी को किस अधिगम के विकार की ओर इशारा करता है। बोला गया किस अधिगम में उसको कमजोरी है, जिस कारण क्या होता है उसको शब्द और अक्षर बनाने में क्या होता है, वहां पर जो अंतराल होता है उसमें कठिनाई महसूस होती है। तो यहाँ पर दिया गया कि पठन वैकल्य, ये जो हमारा विकार है वह कौन सा है, पठन विकार कारण होता है, या आलेख विकार कारण होता है, गणन विकार होता है, या ध्यान एवं शीघ्रता के कारण होता है, सो पूछा गया है। तो इसमें क्या है कि पठन वैकल्य, तो यहाँ पर क्या है, बच्चा को लिखने में कठिनाई होता है तो क्या है, पठन, पढ़ने में तो नहीं होता है, ये गलत होगा। ये क्या है, हमारा फर्स्ट जो आंसर है ऑप्शन है, ये क्या है, हमारा गलत है। दूसरा आलेख, ये क्या है, हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें बच्चा को लिखने में परेशानी होता है, ना कि पढ़ने में। फिर क्या है, गणन, गणन क्या है, ये यहाँ पर गणित से संबंधित है। क्या है, गणित से संबंधित है। ये हमारा क्या है, लिखने से है, लिखने से है। और ये हमारा पहला जो पठन है वो क्या है, पढ़ने से है। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि क्या है, इसमें कैसे आंसर हम लोग चूज करेंगे। तो क्या है, पहला हमारा पढ़ने से है, तो यहाँ पढ़ने में तो दिक्कत होता नहीं है, उसको क्या करना है, लिखने में होता है। तो आलेख हमारा क्या है, लिखने में प्रॉब्लम होता था, आलेख, आलेख में कर ले, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गणन, गणन क्या है, गणित से संबंधित है, तो इसमें क्या है, गणना करने में, या फिर जो अंक गणित के बारे में यहाँ बात नहीं, गणना कर, गणित के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पर लिखने की बात होती है। लेकिन एक शब्द और अक्षर को अंतराल बनाने में तो दिक्कत नहीं होगा, वहां पर गणित की बात नहीं हो रही है, केवल क्या है, आलेख की वैकल्पिक की बात चल रही है। यहाँ पर ध्यान एवं शीघ्रता, ये भी हमारा गलत है। ध्यान एवं शीघ्रता की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आलेख, यानी कि आलेख के कारण ही क्या होता है, बच्चों में अगर आलेख की जो विकास नहीं हो पाती है तो उस कारण क्या होता है कि उसको शब्द एवं अक्षर में क्या होता है कि अंतराल जो होता है वह समझ में नहीं आता है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। क्या कहा गया है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है शिशुवावस्था, मध्य बचपन, प्रारंभिक बचपन, किशोरावस्था। इसमें क्या कहा गया है कि 2 और 6, यानी कि 2 वर्षों से लेकर के 6 वर्षों के जो बच्चे का जो जीवन काल होता है उस अवस्था को कौन सा अवस्था कहा गया है, इसके बारे में बात किया गया इसमें।
तो ये क्या होता है हमारा यहाँ पर शेषवावस्था, ये क्या है गलत है, शेषवावस्था इसमें नहीं होगा। पहले क्या बोला कि ऑप्शन ए में है शेषवावस्था, ये क्या है गलत है। दूसरा है मध्य बचपन, ये भी गलत है। तीसरा है प्रारंभिक बचपन, ये क्या है हमारा सही है, क्योंकि जब बच्चा 2 या 6 वर्ष 2 से लेकर 6 वर्षों के बीच में होता है तब क्या होता है उसका प्रारंभिक बचपन जो होता है वह चालू होता है। 2 वर्षों से 6 वर्षों तक जो उसका होता है कि प्रारंभिक बचपन होता है। शेष किशोरावस्था भी ये क्या है गलत है। इसमें ये जो अवस्था होता है प्रारंभिक बचपन का, ये क्या होता है अनुकरण करने की क्षमता इसमें बच्चा में ज्यादा होता है। क्या होता है कि ऐसी अवस्था में बच्चा क्या करता है अधिक अनुकरण करता है। क्या करता है अनुकरण अधिक करता है। अनुकरण करके क्या करता है खुद से सीखता है वह, और एज उसका क्या होता है 2 से लेकर के 6 वर्ष। इसमें क्या होता है कि बच्चा अधिक अनुकरण करता है, अधिक अनुकरण करके सीखता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा का बालक जो होता है उसका क्या होता है कि भाषा का विकास अधिक होता है। यहाँ पर एक चीज और पूछा जाता है कि बच्चा का भाषा का विकास कब अधिक होता है, तो कब होता है उसका एज सीमा होता है 2 से लेकर के 6 वर्ष। इसी बीच में क्या होता है कि बच्चा को भाषा का भी विकास खुद से करता है वह, क्योंकि यह परिवार में अनुकरण करता है कि जैसे कि मान लीजिए मम्मी कुछ बोलती है तो क्या करता है उस चीज को बच्चा ऑब्जर्व करता है, या फिर पापा कुछ बोलते हैं या कोई भी परिवार के अन्य कोई भी सदस्य होते हैं कुछ बोलते हैं, क्या करता है वो खुद को उससे अनुकरण करके सीखता है। अगर मान लीजिए कि कोई बोलता है पेन, तो उस चीज को वो जान लेता है कि यह पेन है और धीरे धीरे क्या करता है उसको बोल लेता है। तो वहाँ पे क्या होता है भाषा का विकास कब होता है बच्चा का, तो अनुकरण करके होता है कब, तो 2 से 6 वर्ष। और कौन सी अवस्था होता है कि प्रारंभिक बचपन अवस्था होता है, ठीक ना। इसी समय क्या होता है कि बच्चा का भाषा का भी विकास हो पाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसमें भाषा का विकास होता है। इस समय क्या होता है बच्चा जिज्ञासावाद होता है, वह क्या करता है अधिक से अधिक चीजों क्या करता है उसमें जिज्ञासा होता है। और उसके बाद क्या होता है कि इस अवस्था को खेलने की अवस्था भी कहा गया, बच्चा इसमें अधिक से अधिक खेलता है, ठीक ना, खिलौना अवस्था के रूप में इसको जाना जाता है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यह सुझाव देता है कि शरीर का विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होता है। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा यह सुझाव देता है कि विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होता है। बोला गया है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कि विकास, बोला सबसे पहले क्या है इसको समझना है कि विकास जो होता है वह किस तरीका से होता है शरीर का, उसी के बारे में से बोला गया था। हम लोग ऑप्शन से समझेंगे कि विकास एक दिशाई होता है। क्या बोला गया इसमें, विकास एक दिशाई होता है, जो क्या है गलत है। क्योंकि यह इसलिए गलत है, अगर मान लीजिए विकास एक दिशाई होगा तो शरीर में अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का हाथ का अगर विकास हो रहा है, एक हाथ का विकास हो रहा है, तो एक हाथ क्या हो जाएगा पूरा बड़ा हो जाएगा, दूसरा हाथ क्या होगा छोटा ही रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि विकास एक दिशाई नहीं होता है। विकास क्या होता है एक दिशाई अगर होगा तो सही है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का सिर का विकास होता है तो सिर बड़ा हो जाएगा, और क्या है कि अगर गला का विकास नहीं हुआ है तो क्या उसका गला छोटा ही रह जाएगा। तो इस तरीके से विकास नहीं होता, ये क्या है गलत है। विकास एक दिशाई नहीं होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, ये भी गलत है। क्या बोला गया है, विकास एक असतत प्रक्रिया है। क्यों गलत है हम लोग बात करेंगे। विकास एक असतत मतलब क्या है, विकास सतत रूप से ही होता है। असतत यानी कि कुछ विकास हो गया फिर रुक गया, कुछ विकास हो गया फिर रुक गया, ऐसा नहीं होता है। विकास क्या होता है कि हमेशा होते रहता है, और विकास क्या है गर्भ काल से ही होता है। जब बच्चा पेट में होता है, माँ की पेट में होता है, उसी समय से क्या होता है कि बालक का विकास होने लगता है। विकास असतत नहीं होता बल्कि सतत विकास होता है, ठीक ना। उसके बाद बोला गया ये गलत है, उसका है कि विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी होता है। ये क्या बोला गया है कि विकास का दिशा हमेशा क्या होता है कि अधोगामी और शीर्षगामी होता है। कहने का मतलब यह होता है कि क्या होता है विकास संपूर्ण रूप से होता है, विकास हमेशा होता है। पैर का भी विकास होता है, हाथ का भी विकास होता है, पीठ का भी विकास होता है। इस तरीके से क्या होता है कि सभी तरीका से विकास होता है। और विकास सबसे पहली बात यही होता है कि विकास क्या होता है हमेशा गर्भ काल से ही होता है। जिस समय बालक गर्भ में होता है उसी समय से क्या होता है कि उसका विकास होने लगता है। क्या होता है विकास होने लगता है।
सबसे बड़ी बात ये होती है। ये क्या है हमारा अभी तक सही है। नीचे का क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास एक आयामी होता है, ये भी गलत है। यहाँ पर ऐसे कि हम एक दिशाई बोले थे, उसी तरीके से क्या एक विकास एक बोला गया है एक आयामी होता है, ये गलत है। इसी से मिलता जुलता है। अगर विकास यही कहना है कि अगर विकास एक आयामी होगा तो अगर एक तरफ से विकास हो रहा है दूसरा तरफ क्या रुका रहेगा, ऐसा नहीं होता है। विकास संपूर्ण रूप से होता है। और जैसे यहाँ बोला गया अधोगामी और शीर्षगामी, यही दोनों शब्द से क्या होता है कि इसको क्लियर कर सकते हैं। विकास क्या होता है, संपूर्ण रूप से होता है। अगर हाथ का हो रहा है तो पैर का भी होगा, मुंह का हो रहा है तो नाक का भी होगा, सभी का क्या होगा कि एक साथ विकास होगा। और विकास क्या होता है, गर्भक्रम से ही चालू हो जाता है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को देख लिए। अब चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास कब तक होता है। बोला गया है कि जीवों में, यहाँ पर क्या है हम लोग बालक के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास कब तक होता है, सो पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, वयस्कावस्था तक और पूरे जीवन काल तक। इसमें कौन सही होगा, थोड़ा सा आप लोग इसमें सोचिए कि कौन सा सही होगा। तो इसमें क्या है, क्या बोला गया है कि गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास कब तक होता है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले दिया गया है बाल्यावस्था तक। तो क्या विकास बाल्यावस्था तक ही होता है, उसके बाद रुक जाता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये क्या है हमारा गलत है। उसका बोला किशोरावस्था तक, फिर वही बात, अगर किशोरावस्था तक ही बालक का विकास होता है उसके बाद क्या उसका विकास रुक जाता है या फिर नहीं होता है, गत्यात्मक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास क्या नहीं होता है, तो ये भी गलत है। उसके बाद बोला कि वयस्कावस्था तक, क्या मानव जब वयस्क हो जाते हैं तो उसका विकास जो होता है संज्ञानात्मक हो या गत्यात्मक हो वह क्या रुक जाता है, तो ये भी क्या है गलत है। उसके बाद बोला गया कि पूरे जीवन काल, ये क्या है सही है। हमेशा क्या होता है, बालक का विकास गर्भ से होना शुरू हो जाता है और जब तक उसका जीवन होता है यानी कि मृत्यु समय तक क्या होता है कि उसका विकास होता ही रहता है। भले वह किसी तरह का से विकास हो, लेकिन विकास का क्या होता है हमेशा होता है, यानी कि पूरे जीवन काल इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि किशोरा अवस्था डैश से आरंभ होता है। इसमें बोला गया है किशोरा अवस्था कब से आरंभ होता है, उसके बारे में पूछा गया है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था और क्या है कि यहाँ पर ये जो शैशव अवस्था होता है, हम लोग इस तीनों अवस्था के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। किसका कितना एज होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पूछा गया है किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था कब से चालू होता है सो पूछा गया है, और कब तक वो रहता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं किशोरावस्था कब से आरंभ होता है सो पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 12 वर्ष की आयु से, 10 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से, 6 वर्ष की आयु से। तो इसमें क्या है कि किशोरावस्था क्या होता है हमेशा 12 वर्ष की आयु से क्या होता है वह चालू होता है। बालक को जब 12 वर्ष हो जाती है तब क्या होता है किशोरावस्था की चालू हो जाती है, आरंभ हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या 12 वर्ष का उसका होता है किशोरावस्था चालू हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि बालक का जब 12 वर्ष की अवस्था से किशोरावस्था चालू हो जाता है तो वह खत्म कब होता है, किशोरावस्था कब तक होता है, तो वह होता है 18 वर्ष तक। 18 वर्ष तक क्या होता है, 12 से लेकर 18 वर्ष तक क्या होता है बालक का किशोरावस्था होता है। क्या होता है, किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था। उसके बाद क्या है, इधर बात कर ले हम लोग बाल्यावस्था का। तो बाल्यावस्था कब तक होता है, शिशुअवस्था कब तक होता है, देख लीजिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर शिशुअवस्था के बारे में। शिशुअवस्था कब तक होता है, तो 0 से लेकर के 5 वर्ष तक क्या होता है कि शिशुअवस्था होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर बाल्यावस्था की बात कर ले तो बाल्यावस्था होता है हमारा 5 से लेकर के यहाँ पर 12 वर्ष तक। ये हमारा क्या होता है, शिशुअवस्था होता है, यह हमारा बाल्यावस्था होता है, यह हमारा किशोरावस्था होता है। इस तरीके से ये तीनों अवस्था है जिसके बारे में यहाँ पूछा गया था बाल्यावस्था किशोरावस्था के बारे में। तो आज के लिए दोस्त हम लोग यहाँ पर देखे हैं हम लोग क्या जो CDP का जो बाल्य विकास के लेकर कुछ क्वेश्चन था, हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा क्या है कि हम लोग जो मनोवैज्ञानिक यहाँ पर कुछ बताया है या फिर जो बालक की विकास किस तरीका से होता है, अगर हम लोग सीटेट की तैयारी करते हैं तो इसका विकास हम लोग को थोड़ा सा होना चाहिए एज ए टीचर। अगर हम टीचर बनने जा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा अपना जो है माइंड लगाएंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।